गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको कई हेडिंग जो आपके सिलेबस में है उसको बताया। दो एक हेडिंग और देख लें, जो ये मैं नहीं कहूँगा कि बियॉन्ड द सिलेबस है, लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन में उसको पूछा जाता है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये बात पूछी जा सकती है। और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो एनसीईआरटी में आप जानते हो कि क्वेश्चन दो पार्ट में होते हैं। तो एक जो एनसीईआरटी का कंपटीशन पार्ट है उसमें भी ये सवाल दिया गया है, तो इसको ध्यान से समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए खासकर। जैसे मान लीजिए आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया किसी एंगल पर, तो आप जानते हो कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर हम थ्रो करेंगे तो वह पैराबोलिक पाथ पे मोशन करेगा। तो आपसे एक छोटा सा और सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है कि किसी भी पार्टिकल को यदि हम किसी एंगल पर थ्रो करते हैं तो थ्रो करने के 2 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी और डायरेक्शन बताइए। थ्रो करने के 4 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी और डायरेक्शन बताइए। तो कोई भी पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो मोशन स्टार्ट होने के टी सेकंड बाद उस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इसी का कैलकुलेशन हम लोग अभी जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं उसमें करेंगे। ध्यान से देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट at any instant, तो यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो मोशन स्टार्ट होने के 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद या टी सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसी को इसमें निकाला जाएगा। आप जानते भी हो कि जब कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी स्पीड लगातार चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो किसी भी टाइम पर वेलोसिटी और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट को आपने u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर पॉइंट O से प्रोजेक्ट किया। आपने एक प्रोजेक्ट लिया, उसको पॉइंट O से थ्रो किया हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर u वेलोसिटी से। अब आप जानते हो कि जब किसी एंगल पर हम प्रोजेक्ट को थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्ट पैराबोलिक पाथ पे मोशन करेगा। मान लीजिए प्रोजेक्ट ऐसे मोशन करता हुआ यहाँ पे स्ट्राइक कर गया, ठीक। तो आपने थ्रो किया O पॉइंट से, तो जो थ्रो किए टाइम चेंज होता जाएगा और प्रोजेक्ट का पोजीशन भी चेंज होता जाएगा। तो थ्रो करने के टी सेकंड बाद मान लीजिए प्रोजेक्ट पहुंच गया पॉइंट P पर, और जब प्रोजेक्ट पॉइंट P पर पहुंचा तो P पर प्रोजेक्ट की वेलोसिटी हमने v मान ली। हमने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ पे मोशन कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर यदि वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। अब जब प्रोजेक्ट को आपने थ्रो किया पॉइंट O से, तो पॉइंट O से थ्रो करने के टी सेकंड बाद प्रोजेक्ट पहुंच गया पॉइंट P पर, और जब प्रोजेक्ट पॉइंट P पर पहुंचा तो P पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी U से चेंज होकर v हो गई। अब ये भी जो वेलोसिटी v है वो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, इसलिए इसे भी रिजॉल्व करिए। तो जब इसे रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ठीक। मान लीजिए इसमें प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल से फाई डिग्री पर है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos फाई और ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin फाई। क्लियर। और शुरू में जिस वेलोसिटी से थ्रो किया वो भी वेलोसिटी ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, तो इसे भी आप रिजॉल्व करो। तो चूंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u है
तो जब रिजॉल्यूट करोगे तो एक कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। क्लियर? तो प्रोजेक्ट को आपने थ्रो किया वो पॉइंट से, t सेकेंड बाद प्रोजेक्ट पहुंच गया पॉइंट P पर, और जब प्रोजेक्ट पॉइंट P पर पहुंचा तो प्रोजेक्ट की वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो गई। अब हमको इसी v को निकालना है कि t सेकेंड बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई। तो निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहली बात आप जानते हो कि कोई भी पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो पूरे मोशन के दौरान प्रोजेक्ट का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे यात्रा के दौरान, पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ये हमने आपको बताया है। तो यहाँ O से प्रोजेक्ट को थ्रो किए और प्रोजेक्ट A तक की यात्रा किया। पूरे यात्रा के दौरान मैंने आपको लिखाया भी है कि कोई भी पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो पूरे मोशन के दौरान उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ये आप जानते हो। तो शुरू में प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मोशन कर रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है और t सेकेंड बाद वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos फाई है। तो मैंने बताया कि कोई भी पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी शुरू में थी उतनी ही t सेकेंड बाद पॉइंट P पर भी होगी, यानी ये दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगी। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हो कि वी नो दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal velocity remains constant। Hence जब हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, तो चूंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैं, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पॉइंट O पर है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पार्टिकल की पॉइंट P पर है, दोनों सेम होगी, यानी आप लिख सकते हो v cos फाई इज इक्वल टू u cos थीटा। एक इक्वेशन बन गया। और हमने शुरू में इंट्रोडक्शन के समय ही आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रोजेक्टाइल का जब मैं डिस्कशन कर रहा था छोटे छोटे पॉइंट्स का, तो उस समय हमने आपको बताया था कि ये जितने भी छोटे पॉइंट्स हैं उनको याद करिएगा तो डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो उसमें दो महत्वपूर्ण बात हमने बताई थी कि यदि कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो जितने देर तक मोशन करता रहेगा प्रोजेक्ट के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज होता है। जो जो पार्टिकल ऊपर जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब हाईएस्ट पॉइंट के बाद पार्टिकल चलेगा तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी। यानी कुल मिला के मैं ये समझाना चाहता हूँ और बता भी चुका हूँ कि कोई भी पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो पूरे मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो जितनी यहाँ है उतनी यहाँ होगी, इसको इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन बन गया। अब वर्टिकल वेलोसिटी चूंकि चेंज होती है इसलिए वहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन करना हो तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए फ्रॉम, अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, फर्स्ट ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि थर्ड में हाइट है, यहाँ कोई हाइट की जरूरत है नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। आप पढ़े हो, लेकिन यहाँ पर हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल को या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज करते हैं उसमें ये वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ यू आई कहते किसे हैं आपको पहले भी बता दिया जा चुका है। यू आई मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा है, इसलिए यहाँ पर यू साइन थीटा लिख दिया जाएगा, माइनस जी टी वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। तो चूंकि हम पार्टिकल ओ से यात्रा शुरू किया और टी सेकेंड बाद पी पर पहुंचा
तो इसी सारा कैलकुलेशन P पर ही मैं कर रहा हूँ, इसलिए हमारा फाइनल पॉइंट P है। तो Vy का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट है V sin फाई, इसलिए यहाँ हो जाएगा V sin फाई। ये हो गया दो इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, पहला और दूसरा। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो प्रोजेक्ट के थ्रो करने के t सेकंड बाद वेलोसिटी निकल जाएगी। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। तो पहले दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ऐड कीजिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है v cos फाई, तो स्क्वायर करोगे हो जाएगा v स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड स्क्वायर करके ऐड कीजिए। तो इसका राइट हैंड साइड है u cos थीटा, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसका राइट हैंड साइड है u sin थीटा माइनस जी टी, ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 के दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब यहां से v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट बच गया cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा, इधर आ गया आपका v स्क्वायर, और ये u स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और u स्क्वायर थीटा और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों को ऐड करोगे, अरे तो यहाँ से u स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये v स्क्वायर की वैल्यू हो गई, तो यहाँ से v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। तो ये जो फार्मूला मिला, इस फार्मूले से किसी भी टाइम पर प्रोजेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एक प्रोजेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया गया हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पर, यानी इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया और हॉरिजेंटल से कितने डिग्री थ्रो किया गया यानी थीटा दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि थ्रो करने के 2 सेकंड बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी बताइए, तो टाइम भी दे दिया गया 2 सेकंड, t की वैल्यू भी 2 सेकंड रख दीजिए, g की वैल्यू आप जानते हो, यानी ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो प्रोजेक्ट के थ्रो करने के 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी ये निकल जाएगा। तो इस फार्मूले से किसी भी प्रोजेक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम पर आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि एक प्रोजेक्ट को इतने वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पर थ्रो किया गया, इतने सेकंड बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी बताइए, तो जब टाइम दिया हो और वेलोसिटी पूछा जाए या किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी पूछा जाए तो सीधा सीधा ये फार्मूला लगा सकते हो। अब यदि आपसे डायरेक्शन पूछ दिया जाए कि t सेकंड बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन बताइए, तो थ्रो करने के t सेकंड बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी तो इससे निकल जाएगी, कि फेंकने के t सेकंड बाद प्रक्षेप का वेग बताइए तो इससे निकल जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उसके लिए आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्शन आ जाएगा, यानी यहां लिख दीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट निकालने के लिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कीजिए, फिर राइट हैंड साइड डिवाइड कीजिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है v sin फाई, इसको ऊपर रख देंगे, अपॉन इसका राइट हैंड साइड है v cos फाई नीचे रख दिया, इज इक्वल टू, अब इसका राइट साइड u sin थीटा माइनस जी टी, अपॉन इसका राइट साइड u cos थीटा, यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा, sin फाई cos फाई tan फाई इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा।
ये भी फार्मूला हो गया, या फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कास थीटा। तो जब आप यहां से फाई निकाल लोगे तो मान लीजिए फाई आ गया 20 डिग्री, तो आप कह सकते हो कि थ्रो करने के टी सेकेंड बाद प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पर होगा। तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर होगा, यदि आपने ये बता दिया इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन बता दिया कि किस एंगल पर है। हाँ, एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें थोड़ा चेंज है, यही प्रूफ करने के लिए पूछा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स यू साइन थीटा को यू आई और यू कास थीटा को यू एक्स, ऐसे लिख दीजिए। हाँ, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू से ली है और आपके एनसीईआरटी में वी नॉट से लिया गया है या यू नॉट से लिया गया है, तो यही प्रूफ करने के लिए आता है। तो कंपटीशन में भी इस पर ज़्यादा सवाल आते हैं और आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि इसी फार्मूला पर लगेगा। पूछा जाता है कि एक प्रोजेक्ट को इतनी वेलोसिटी से इतने एंगल पर थ्रो किया गया, 4 सेकंड बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन बताइए। तो किसी टाइम पर वेलोसिटी और डायरेक्शन निकालना हो तो इस हेडिंग का यूज कर सकते हो। मतलब सीधा सा सवाल है कि जब टाइम दिया हो वेलोसिटी पूछी जाए तो आप इससे लगा दीजिए और डायरेक्शन पूछा जाए तो इससे लगा दीजिए। ठीक है, ये हेडिंग आपका कंप्लीट हो गया। इसी में एक और हेडिंग पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट की वेलोसिटी किसी हाइट पर निकालना। ये तो हमने प्रोजेक्ट की वेलोसिटी किसी टाइम पर निकाला कि थ्रो करने कितने सेकंड बाद वेलोसिटी बताइए। तो जिस तरह से आपने प्रोजेक्ट की वेलोसिटी किसी टाइम पर निकाला है, उसी तरह से किसी प्रोजेक्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन किसी हाइट पर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसको देखें। लिख दीजिए अगली हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट एट एनी हाइट। तो हमने अभी किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालना सीखा, अब आपको किसी हाइट पर वेलोसिटी निकालना सीखना है। यानी आपको हाइट दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि एक प्रोजेक्ट को इतने वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पर थ्रो किया गया, प्रोजेक्ट की वेलोसिटी और डायरेक्शन तब बताइए जब वो 5 मीटर ऊपर है, जब वो 50 मीटर ऊपर है, जब वो 10 किलोमीटर ऊपर है। यानी हाइट दी रहेगी और किसी हाइट पर आपको वेलोसिटी और डायरेक्शन बताना है। तरीका वही यूज करेंगे जो इसके पहले वाले में किए हैं, सेम वैसे ही होगा। आप देखें, कोई चेंज नहीं है, डेरिवेशन वैसे ही होगा। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट को आपने ओ पॉइंट से यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर थ्रो किया। तो जब प्रोजेक्ट को ओ पॉइंट से थ्रो करोगे तो प्रोजेक्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा और यहाँ आके स्ट्राइक कर जाएगा। प्रोजेक्ट को आपने जिस इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया उसको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा और ये हो जाएगा यू साइन थीटा। अब मान लीजिए प्रोजेक्ट को आपने ओ से थ्रो किया, प्रोजेक्ट ऊपर बढ़ता गया। जब प्रोजेक्ट एच हाइट पर पहुंचा यानी पॉइंट पी पर पहुंचा तो उस समय प्रोजेक्ट की वेलोसिटी हमने मान ली वी। ठीक है, अब यदि इस वेलोसिटी वी को भी रिजॉल्व किया जाए तो और ये एंगल फाई मान लिया जाए तो ये हो जाएगा वी कास फाई और ये हो जाएगा वी साइन फाई। ठीक, यानी यहां पे टाइम नहीं दिया गया है। ये पूछा गया प्रोजेक्ट को आपने वो पॉइंट से थ्रो किया, प्रोजेक्ट जब एच हाइट पर पहुंचा यानी पॉइंट पी पर पहुंचा तो उस समय प्रोजेक्ट की वेलोसिटी बताइए। तो उस समय हमने प्रोजेक्ट की वेलोसिटी वी मान ली और चूंकि ये भी वेलोसिटी ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, इसलिए इसे भी हमने 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, वी कास फाई और वी साइन फाई। अब जो पिछले वाले में किए थे, हमने बताया कि कोई भी पार्टिकल यदि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो पूरे मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। तो शुरू में प्रोजेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यू कास थीटा और जब प्रोजेक्ट एच हाइट पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी कास फाई।
तो चूंकि पूरे जर्नी के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे फिर वी नो दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन, in projectile motion the horizontal velocity of project remains constant, hence जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब ये दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो आप यहाँ लिख सकते हो v cos फाई इज इक्वल टू u cos थीटा। एक इक्वेशन बन गया। अब चूंकि वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज होती है, तो जैसे पिछले वाले में हमने वर्टिकल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया था, इसलिए यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। अब यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में भी टाइम है, सेकेंड में भी टाइम है, और इस हेडिंग में टाइम की कोई चर्चा हुई नहीं है, सिर्फ हाइट की चर्चा हुई है, इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहां लिख देंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। यू आई क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा, तो यू आई की जगह यू साइन थीटा रख दोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट फाइनल पॉइंट। तो चूंकि यात्रा ओ से शुरू हुई और एच हाइट पर वेलोसिटी निकालना है, यानी पॉइंट पी पर वेलोसिटी निकालना है, तो यही हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो पॉइंट पी पर वर्टिकल कंपोनेंट है वी साइन फाई, तो यहाँ लिख दीजिए वी साइन फाई, और चूंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी लग जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा इसके पहले वाला डेरिवेशन किए थे सेम वही है, अंतर बस यही है कि यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए थे, अब यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, बाकी सब तो वही है। अब आपको करना क्या है कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके 2 में ऐड कर दीजिए, 2 का स्क्वायर नहीं करना है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके 2 से ऐड कीजिए। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड आइए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो वी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, आई इसका राइट साइड वैसे ही, लेफ्ट साइड वैसे ही ऐड करना है, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड है यू कास थीटा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस इसको तो वैसे ही ऐड करना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। अब यहाँ से यदि वी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कास स्क्वायर फाइव मीन्स 1, यानी यहाँ हो गया वी स्क्वायर। अब यहाँ पर यदि यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ भी बचेगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1, ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये जो फार्मूला मिला, इससे किसी भी हाइट पर किसी प्रोजेक्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हो। यानी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक प्रोजेक्ट को हम 10 मीटर या 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर थ्रो किए, प्रोजेक्ट की वेलोसिटी तब बताइए जब वो 100 मीटर ऊपर हो, यानी एच 100 मीटर दिया है, जी की वैल्यू जानते हो, किस स्पीड से हमने थ्रो किया दिया हुआ है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी। यानी किसी भी हाइट पर जब वेलोसिटी पूछी जाए तो इससे लगाइए। अब आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे देखें। अब यहां पर हेडिंग डाल दीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या कीजिए, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 के स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, यानी इक्वेशन 2 को ऊपर रखना है और इक्वेशन 1 के स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो पहले आप यही काम लेफ्ट हैंड साइड के लिए कीजिए, तो ऊपर इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड लें,
वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड है वी कास फाई, इसका स्क्वायर करके डिवाइड करना है तो वी स्क्वायर कास स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, अब वही काम राइट साइड कीजिए। तो पहले इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड लिखिए, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन 2 है। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन इक्वेशन 1 का राइट साइड स्क्वायर करके लिखना है यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब ये वी स्क्वायर ये साइन स्क्वायर फाई अपॉन कास स्क्वायर फाई टेन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से टेन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसको पूरा रूट में डालोगे तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन यू कास थीटा, या फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन यू कास थीटा। ऐसे भी लिख सकते हो, या आप u साइन थीटा की जगह यू आई लिख दें तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट यू आई का स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन इसको यू कास थीटा को यू एक्स लिख सकते हो। तो ऐसे भी आ सकता है। तो इस तरह आपको हमने दो हेडिंग बताए, किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालना और किसी हाइट पर वेलोसिटी निकालना। तो किसी टाइम पर पहले वाले में निकाले हेडिंग में, इस हेडिंग में किसी हाइट पर वेलोसिटी निकालना हो या किसी हाइट पर प्रोजेक्ट का डायरेक्शन बताना हो तो इन तीनों में से किसी का यूज कर सकते हो। तो इस तरह आपको आज हमने दो चीज़ बताई कि किसी प्रोजेक्ट को आप किसी वेलोसिटी से किसी एंगल पर थ्रो कर दिए तो किसी टाइम पर वेलोसिटी डायरेक्शन या किसी हाइट पर वेलोसिटी डायरेक्शन निकालना हो तो उसका तरीका सॉल्व करने का भी बता दिया, फार्मूला भी बता दिया। तो हमें विश्वास है कि इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से लगा दोगे। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में बची तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़े हैं उसमें एंगुलर मोमेंटम निकालना या तमाम चीज़ें जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये सब केवल जेईई मेंस के लिए आवश्यक हैं। तो ऑनलाइन क्लास में हम इस चैप्टर के इन चीज़ों को नहीं बता रहे हैं। जब ऑफलाइन क्लास में आप आएंगे तो ऑफलाइन क्लास में वो चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी बताएंगे भी तो पूरी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्यों, और टाइम भी बहुत लग जाएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बताएंगे तो उस तरह ऑफलाइन क्लास में रहते हैं आप तो कुछ चीज़ें थोड़ा हिंट देकर सॉल्व कर दिया तो बाकी आप सॉल्व कर लेते हो। इसमें कई घंटे लग जाएंगे और अपलोडिंग प्रॉब्लम भी आ जाएगी, इसलिए उस पार्ट को जो प्योर जेईई पार्ट है उसको हम ऑफलाइन क्लास में आपसे बिना कहे बता देंगे, उसके लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो मोशन इन टू डायमेंशन, तो हमने बताया था कि मोशन इन टू डायमेंशन चैप्टर में दो पार्ट हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा सर्कुलर मोशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन का जो पहला पार्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन वो हमने पढ़ा दिया, कंप्लीट कर दिया। अब इसका आप खुद न्यूमेरिकल लगाइए, डिस्कशन कीजिए। अब पार्ट 2 सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप नए पेज से हेडिंग डाल लीजिए पार्ट 2 सर्कुलर मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। मैकेनिक्स के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप बेसिकली अभी आपने पिछले प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा कि हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो हमने आपको 8-10 छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाए हैं और हमने कहा कि यदि ये पॉइंट्स आपके तैयार हैं,
इनको अच्छे से तैयार किए हो तो आपके लिए इसका न्यूमेरिकल या डेरिवेशन बहुत इजी हो जाएगा। और आपने देखा कि जितने भी डेरिवेशन हम लोग किए सब उन्हीं 8-10 पॉइंट के कॉन्सेप्ट पर किए गए हैं। तो इस तरह मैकेनिक्स में एक खासियत भी होती है कि यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है तो आप बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को सोच सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यदि बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ी भी दिक्कत हुई या बेसिकली आप कहीं अनक्लियर हैं तो ऐसे केस में आपको इजी क्वेश्चन भी मैकेनिक्स का नहीं आएगा। इसलिए मैकेनिक्स पढ़ते समय हमारे सारे बच्चे इस बात पर विशेष ध्यान दें कि जब चैप्टर के शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया जाता है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होते हैं, तो उसमें जितने पॉइंट बताई जाती हैं वो सब आगे चैप्टर को आसान बनाने के लिए बताई जाती हैं। उनको ज़रूर याद रखिए और हमेशा उसको जहन में, दिमाग में रखिए। तो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो इसमें पहली हेडिंग डाल दिया जाए सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन ही पढ़ें। तो जैसा कि नाम से क्लियर है सर्कुलर मोशन, तो डेफिनेशन भी इसका बहुत इजी है। डेफिनेशन भी इसका बहुत इजी है कि सर्कुलर पाथ पे होने वाले मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल यदि किसी सर्किल पर मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है, तो सर्कुलर पाथ पे मोशन होने वाला हर मोशन सर्कुलर मोशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिख दीजिए, द मोशन ऑन सर्कुलर पाथ is called सर्कुलर मोशन। यानी इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हो, वृत्तीय पथ पर होने वाली गतियों को वृत्तीय गति कहते हैं। सर्कुलर मोशन की हिंदी होती है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, तो वृत्तीय पथ पर होने वाली गतियों को हम वृत्तीय गति कहते हैं, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो सर्कुलर पाथ पे होने वाले मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक फिगर से भी दिखा दिया जाए कि मान लीजिए एक पार्टिकल है P जो इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। तो ये चूंकि सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है इसलिए ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे, सर्कुलर मोशन। अब आपसे यदि सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल पूछा जाए तो बहुत सारे आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल दे सकते हो। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। हाँ, एक बात है और याद रखना कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों अलग अलग मोशन है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो चूंकि अभी रोटेटरी मोशन पढ़े नहीं हो इसलिए यहाँ पर डिफरेंस बताना ठीक नहीं है। तो अभी सर्कुलर मोशन समझिए, जब हम रोटेटरी मोशन पढ़ाएंगे सर्कुलर के बाद तो उस समय आपको बताएंगे कि सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। और आप किसी को भी गोल गोल घूमते देखिए तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये मोशन सर्कुलर है या रोटेटरी है। और जब डिसाइड कर लोगे कि सर्कुलर है या रोटेटरी है तब उस हिसाब से आप सर्कुलर के रूल अलग होते हैं, रोटेटरी के अलग होते हैं, तब वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल हो गया मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। दूसरा, यदि कोई पत्थर ले लीजिए और उसको धागे से बांध दीजिए और धागे के एक सिरे को पकड़ के घुमाइए तो पत्थर का मोशन भी सर्कुलर होगा। यानी दूसरा एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग। ये भी है कि यदि कोई पार्टिकल धागे से बंधी हुई है और धागे के एक एंड को फिक्स करके और उसको यदि रोटेट करा रहे हो तो उसका भी मोशन सर्कुलर मोशन होगा। उसके बाद न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का भी मोशन सर्कुलर है। यहाँ लिख सकते हो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस
उसके बाद और भी लिख सकते हो मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ या अराउंड प्लैनेट। तो जितने भी प्लैनेट हैं उनके अराउंड जो सैटेलाइट घूमते हैं उनका भी मोशन सर्कुलर ही होता है। ठीक है, आगे आपको जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में तो तमाम तरह के सर्कुलर मोशन का डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन बताया गया, एग्जाम्पल बताया गया। तो सर्कुलर पाथ पे होने वाले मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन का यदि एग्जाम्पल पूछा जाए तो डेली लाइफ के 2-4 दे दीजिए। सन के अराउंड अर्थ का मोशन, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का मोशन, ये सब हमारी डेली लाइफ में सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। तो सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग जरा देखते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्यों है, सर्कुलर मोशन का कारण क्या है, काज ऑफ सर्कुलर मोशन। यदि आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर मोशन क्यों होता है और किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इस हेडिंग में समझिए। और बड़ी अच्छी चीज़ है जनरल नॉलेज के लिए भी और कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो इसमें 2 बातें इस हेडिंग में समझिए कि पहला कि सर्कुलर मोशन होता क्यों है, और दूसरा यदि किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को हमें सर्कुलर मोशन कराना है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या क्या नेसेसिटीज़ हैं, क्या क्या आवश्यकताएं हैं किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए। दोनों चीज़ इस हेडिंग में समझिए। तो यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिए काज ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का कारण। देखिए इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, पार्टिकल हैं, बॉडीज हैं, उनमें किसी पर भी यदि आप फोर्स लगाएंगे, चाहे वो दुनिया की स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, चाहे इस यूनिवर्स की लार्जेस्ट पार्टिकल हो, यानी एक सिंपल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे छोटे पार्टिकल हो, चाहे कोई बड़ी सी चट्टान हो, चाहे कोई सैटेलाइट हो, चाहे कोई प्लेनेट हो, चाहे कोई स्टार हो, यानी इस पूरे यूनिवर्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर लार्जेस्ट पार्टिकल तक कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो और उस पर फोर्स लगाइए, तो ज्यों ही आप फोर्स लगाओगे वह पार्टिकल, वह ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलने की कोशिश करेगा। इसीलिए फिजिक्स में एक लाइन बोली जाती है कि एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स हैव टेंडेंसी टू मूव ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। यानी मैंने बताया कि इस ब्रह्मांड का कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उस पर फोर्स लगाइए, तो ज्यों ही उस पर फोर्स लगाओगे वह स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने की कोशिश करेगा। वह चाहेगा कि हम स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएं। हाँ, जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने लगे तो उस पर यदि आप कोई और फोर्स लगा देते हो तो उसका पाथ बदल जाएगा। यदि कोई फोर्स नहीं लगाते हो तो वह स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता चला जाएगा। मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, ये बात तो समझ गए कि किसी भी पार्टिकल पर यदि हम फोर्स लगाएंगे तो वह चाहेगा कि हम स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलें। यदि उस पर कोई और फोर्स नहीं लगेगा तो वह स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता भी रहेगा, और रास्ते में यदि आप उस पर कोई और फोर्स लगा देते हो तब उसके पाथ में चेंज हो सकता है। तो काज ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ने के पहले कॉपी में ऐसे ही आप एक लाइनिंग ड्रा कर लीजिएगा राइट साइड में, और 3 बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। चैप्टर के बीच बीच में इनकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको जानना भी चाहिए। पहली बात, ये थियरी आप अपने आप लिख लीजिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल है या कोई बॉडी है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी मोशन का डायरेक्शन ये है। यदि आप इस पर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स मोशन के ही डायरेक्शन में लगा देते हो
तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए तो ये फोर्स करेगा क्या, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं करेगा। यानी मोशन के डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं, उनके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी को दूसरे तरह से समझिए। यदि हम चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की केवल स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उसका एक ही तरीका है, उस ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दीजिए। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अभी आगे जब सर्कुलर मोशन में और सारे एनालिसिस करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ानी हो तो उसके मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा दीजिए, या इसी को दूसरे तरह से, यदि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दिया जाए तो ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा देगा, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर सकता। इसको ये लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। दूसरा पॉइंट, मान लीजिए यदि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और आपने मोशन के अपोजिट एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो मोशन के अपोजिट लगने वाले फोर्स या मोशन के अपोजिट लगने वाला फोर्स पार्टिकल की स्पीड को कम कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन में ये भी चेंज नहीं कर सकता। यानी हम चाहते हैं कि किसी पार्टिकल की स्पीड कम हो जाए, डायरेक्शन में चेंज ना हो, तो उसका एक ही तरीका है, मोशन के अपोजिट फोर्स लगा दीजिए। यानी किसी भी पार्टिकल के मोशन के अपोजिट लगने वाले फोर्स पार्टिकल की स्पीड को कम कर देते हैं, लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर पाते। ये भी लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, यदि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और आपने इस पर मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दिया, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर मोशन के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा दोगे तो मोशन के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी मोशन के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स में स्पीड चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती है, कुवत नहीं होती है। ये पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं करता, ना घटा सकता ना बढ़ा सकता है। हाँ, एक काम करेगा कि पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मोशन कराने लगेगा, यानी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर सकता है। और ये दोनों फोर्स स्पीड चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन नहीं। ये फोर्स परपेंडिकुलर जो लगता है ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड नहीं। तो यदि आपको किसी प्रोजेक्ट का केवल डायरेक्शन चेंज कराना हो, और डायरेक्शन में चेंज करेगा क्या, सर्कुलर पाथ बना देगा। तो यदि आप चाहते हो कि कोई पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलने लगे, तो आप उसके मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगा दीजिए। यदि चाहते हैं कि केवल पार्टिकल की स्पीड बढ़े, डायरेक्शन ना चेंज हो, यदि आप चाहते हैं कि स्पीड घटे, डायरेक्शन चेंज ना हो, और यदि आप चाहते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ भी चले और स्पीड भी बढ़े, दोनों काम चाहते हैं, तो ये भी फोर्स लगाना पड़ेगा, ये भी फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स सर्कुलर मोशन कराने के लिए, डायरेक्शन बदलने के लिए, और ये स्पीड बढ़ाने के लिए। ये एक जनरली इसको याद रखिएगा। अब देखिए सर्कुलर मोशन का कारण क्या है, सर्कुलर मोशन क्यों होता है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, उस पर इधर की तरफ फोर्स लगाया गया और ऑब्जेक्ट इस तरफ मोशन करने लगा। हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब आप फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा चाहेगा कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता रहे, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो यदि आप एक फोर्स लगाकर ऑब्जेक्ट को मोशन करा रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, हमने इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने लगा
तो उस दौरान इस पर एक यदि हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें तो क्या होता है, देखिए जब भी किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगे हों तो पूछा जाए कि वो पार्टिकल जाएगी किधर। तो मान लीजिए इस पार्टिकल पे अब दो फोर्स लग गए, एक हमने लगाकर इसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने को मजबूर किया और दूसरा परपेंडिकुलर लगा दिया। तो चूंकि दो फोर्स लग गए, तो जब किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हो या दो से ज्यादा और पूछा जाए पार्टिकल जाएगी किधर, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उसी पर जाएगी। तो हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, अब पार्टिकल न इधर जाएगी न इधर जाएगी, दोनों के रिजल्टेंट पाथ पे जाएगी। अब जब पार्टिकल यहां चली गई तो फिर पार्टिकल चाहेगी कि हम स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलें, फिर आपने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया तो फिर पार्टिकल इन दोनों के रिजल्टेंट पाथ पे जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अब जब पार्टिकल यहां आई तो फिर पार्टिकल चाहेगी कि हम स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलें। पार्टिकल तो बार बार कोशिश करेगी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने की, लेकिन जो ही आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, नॉर्मल फोर्स लगाओगे, फिर पार्टिकल इसके और इसके रिजल्टेंट पर चलने पाथ पर चलने लगेगी। अब फिर जब पार्टिकल यहाँ आई तो फिर कोशिश करेगी स्ट्रेट पाथ पर चलने की, फिर नॉर्मल फोर्स लगा दीजिए, फिर इस पर आ जाएगी यहाँ। फिर पार्टिकल जब यहाँ आई तो फिर कोशिश करेगी स्ट्रेट पाथ पर जाने की, फिर आपने नॉर्मल फोर्स लगा दिया, फिर पार्टिकल इधर आ गई। फिर पार्टिकल जब यहाँ आई तो फिर चाहेगी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले, लेकिन फिर आपने नॉर्मल फोर्स लगा दिया, फिर इधर चलेगी, यानी ऐसे हो जाएगा। लेकिन ये सिनेरियो तब है कि जैसे यहाँ पर हमने फोर्स लगाया और जो फोर्स लगाया त्यों पार्टिकल इधर के बजाय इधर आ गई, यानी पार्टिकल ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, जाना था इधर चली गई इधर, और फिर हमने फोर्स हटा लिया। तो जितने देर तक आप फोर्स हटाए रखोगे उतने देर तक स्ट्रेट पाथ में चलेगी। फिर फोर्स लगाया, फिर पार्टिकल इधर सीधे जाने के बजाय डायरेक्शन बदल के इधर आ गई। तो जो ही आप फोर्स लगाओगे परपेंडिकुलर, त्यों डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा। लेकिन पाथ ऐसा इसलिए दिख रहा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं फिर फोर्स हटा ले रहे हैं, तो जितने देर तक फोर्स हटा रहे हैं उतने देर तक पाथ स्ट्रेट लाइन हो रहा है। लेकिन आप जो मोशन के परपेंडिकुलर ये फोर्स लगाए हो, यदि ये फोर्स कंटिन्यूअस लगाए रखिए और ये फोर्स कांस्टेंट भी रखिए, यानी फोर्स में कोई चेंज मत करो, यानी यदि ये फोर्स कांस्टेंट रखिए और कंटिन्यूअस लगाए रखिए, तब ये सर्कुलर पाथ पे चलने लगेगी। इसको हम फिगर से दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एक पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट की इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल तो चाहेगी स्ट्रेट पाथ पे जाना, लेकिन आप मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दिए और ये फोर्स लगाए रखिए, फोर्स कंटिन्यूअस लगाए रखिए, फोर्स को ढील मत दीजिए, तो पार्टिकल चलने लगेगी सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए। पार्टिकल जहां भी जाएगी हमेशा कोशिश करेगी कि वो स्ट्रेट पाथ पे जाए, लेकिन यदि ये नॉर्मल फोर्स आप लगाए रखे हो तो वह निश्चित रूप से सर्कुलर पाथ पे चलेगी। यदि ये फोर्स कंटिन्यूअस लगाए रखे हो तब, ये फोर्स कंटिन्यूअस लगाए रखे हो तब पार्टिकल जब यहां आएगी ना, तो यहां से भी स्ट्रेट पाथ पे, हर पॉइंट पर वो चाहेगी कि स्ट्रेट पाथ पे चले, यहां आएगी तब भी चाहेगी स्ट्रेट पाथ पे चले जाए। पार्टिकल जहां भी रहेगी हर पॉइंट पर वो चाहेगी कि हम स्ट्रेट पाथ पे चलें। लेकिन यदि आप एक नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर है, कंटिन्यूअस लगाए रखे तो सर्कुलर पाथ पे चलेगी। ठीक है, तो यदि पूछा जाए कि काज ऑफ सर्कुलर मोशन लिखिए, तो आप बता दीजिए। यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, इसको अपने लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे लिख लीजिएगा। आपको लिखना क्या है ये समझ लीजिए पहले, तब फिगर बनाइएगा। लिखना यही है कि यदि किसी पार्टिकल पर हम फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलने की कोशिश करती है, लेकिन यदि पार्टिकल पर मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स, नियत फोर्स, कंटिन्यूअस यानी लगातार लगाए रखा जाए तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन न करके पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगती है। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे कि वी नो दैट एवरी पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स
have tendency to move on straight line path. Whenever a normal force या एक कांस्टेंट नॉर्मल फोर्स इज एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल कंटिन्यूअसली, देन पार्टिकल अचीव सर्कुलर पाथ। ठीक, तो यदि किसी पार्टिकल पर मोशन के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दिया जाए तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने लगेगी। आप सर्कुलर मोशन का प्रैक्टिकल भी घर चाहें तो कर सकते हैं। आप घर जाके एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला बच्चा पकड़िए, बड़ा वाला मत पकड़ना, काट खाएगा आपको। एक कुत्ते का छोटा बच्चा पकड़ो, काटेगा नहीं, बड़ा पकड़ोगे तो काट खाएगा। तो छोटा सा कुत्ते का एक पिल्ला पकड़िए और उसके गले में एक रस्सी बांध दो। तो रस्सी में 2 सिरे होंगे, एक कुत्ते गले में बांध दीजिए, एक किसी खम्भे में बांध दीजिए और उसको एक डंडा मारिए। बहुत कस के मत मारना, मर जाएगा। तो एक डंडा मारिए, तो जब मारोगे तो कुत्ते का बच्चा या पिल्ला सीधा भागना चाहेगा। तो जब सीधे भागना चाहेगा और उसके गले से खंभे में जो रस्सी बंधी है वो उस पर मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी। कुत्ता भागना चाहता है इधर, रस्सी खींचेगी इधर, और जो परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी वो खंभे के गोल गोल घूमने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेगा। तो दुनिया में कहीं भी किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना है तो उसका एक ही रास्ता है, उस पर मोशन के परपेंडिकुलर एक कांस्टेंट फोर्स लगा दीजिए, वो सर्कुलर मोशन करने लगेगा। ठीक है। बाकी ये जो फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लगा हुआ है, जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसे क्या कहते हैं, और भी आगे तमाम बातें ये कल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।